हेलो, जय हिंद दोस्तों। GS 365 के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो पार्ट 2 है हमारा स्पीसीज इन न्यूज़ का, उसको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है, उसको ना देखा हो तो देख सकते हैं चैनल विजिट करके। ये पार्ट 2 है हमारा। इसमें हम बहुत सारी स्पीसीज को कवर करेंगे। पिग्मी हॉग ले लीजिए, मालाबार ट्री टॉड ले लीजिए, इंडियन स्कीमर्स ले लीजिए, और भी जितनी स्पीसीज हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। कहाँ पाई जाती हैं, क्या खाते हैं, जहाँ पे पाए जाते हैं वो कौन सी पार्क पड़ती है, कौन सी नदी है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसको ओवरऑल अच्छे से हर पहलू को इसके कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और भी इनिशिएटिव ऑलरेडी रनिंग है, उनको भी देख सकते हैं आके। बाकी मेरा नाम है अक्षय सिंह, और अगर आपको कोई तैयारी से रिलेटेड डाउट एंड क्वेरी हो तो आप हमसे यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, और लेक्चर की पीडीएफ के लिए उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाता है, और ये स्कैनर भी लगा हुआ है, स्कैन करके डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कौन सा, ग्रेटर स्कूप से। ठीक है, तो आज हमारा पहला जो होगा क्या हो, ग्रेटर स्कूप से स्टार्ट करेंगे। पहले देख लेते हैं इसकी कैटेगरी, मतलब सुरक्षा की स्थिति क्या है इसकी। तो आईयूसीएन की जब स्थिति देखेंगे इसकी, जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट होती है उसमें ये क्या लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में। ठीक है, कुछ चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक मोटी मोटी चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ज़्यादातर केसेस में 99% या 95% के आसपास आप देखिएगा जहाँ पे साइट्स में कोई भी प्राणी या पक्षी सूचीबद्ध नहीं है, तो वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है हमारा, WPA एक्ट जो है हमारा, ठीक है, उस पर भी वो लिखा होगा सूचीबद्ध नहीं है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेटर स्कूप जो है साइट्स की सूची में नहीं है, उसी प्रकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की भी सूची में नहीं है। तो इन चीज़ों को लेके चलिएगा। ठीक है, मोटी मोटी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो मैं बता दूंगा, और जो सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आईयूसीएन की स्टेटस ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ग्रेटर स्कूप का आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, लिस्ट कंसर्न है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। साइट्स में सूचीबद्ध नहीं है, और वन्यजीव संरक्षण में अधिनियम जो है 1972 उसमें भी सूचीबद्ध नहीं है। किस लिए न्यूज़ में आया, इसको कहाँ पे देखा गया, लोकटक झील में देखा गया, जो मणिपुर में पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा मणिपुर में पड़ती है लोकटक झील। ठीक है, इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने लोग होंगे उनको तो पता ही होगा, जो नए हैं लेकिन उनके लिए बता रहा हूँ कि लोकटक झील कहाँ पड़ती है, मणिपुर में पड़ती है, वहीं पर इसको देखा गया था ग्रेटर स्कूप को, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है ग्रेटर स्कूप। ये एक मध्यम आकार वाला गोताखोरी करने वाली बत्तख की एक प्रजाति है। तो एक तरह की ये जो ग्रेटर स्कूप है वो क्या, बत्तख की एक तरह की प्रजाति है, जो क्या करता है, मध्यम आकार का होता है और गोताखोरी करने वाला है। ठीक है, गोताखोरी करके बत्तख की एक प्रकार की प्रजाति है। एनाटिडे परिवार से संबंधित रखते हैं। तो बत्तख कौन से परिवार से संबंधित रखते हैं, एनाटिडे परिवार से। इसे मणिपुर में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, तो ये देखिए स्थानीय नाम इसको मणिपुर वाले लोगों ने दिया है, संदागमन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सदानगमन इसको नाम दिया गया है मणिपुर के लोगों ने। तो ये इसका स्थानीय नाम हो गया ग्रेटर स्कूप का। यह एशिया में भी पाया जाता है, यूरोप में भी पाया जाता है, अमेरिका में भी, कनाडा में भी पाया जाने वाला एक प्रवासी पक्षी है। ठीक है, तो एशिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा हर जगह ये पाया जाता है। तो मतलब से मोटा मोटा नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में और यूरोप में ये पाया जाता है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे, ये उथले मीठे जल की झीलों में, पुलों में, नदियों के किनारे उपस्थित घास युक्त भूमि हो उस पर प्रजनन करते हैं, और यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक दुर्लभ आगंतुक प्रजाति है। ठीक है, मतलब प्रवासी प्रजाति है एक भारतीय उपमहाद्वीप का। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे, उथले मीठे जल के आसपास पाए जाते हैं, पुल जो बने होते हैं उनके पास, नदियों के किनारे या घास की युक्त जो भूमि होती है वहाँ पे प्रजनन करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का एक दुर्लभ आगंतुक प्रजाति है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं लोकटक झील के बारे में। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, लोकटक झील जो है मणिपुर में, ऊपर देख के आओ, मीठे पानी की झील है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक, फ्रेश वाटर लेक है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही ये यहाँ पे कई प्रकार की पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। तो मणिपुर की जो लोकटक झील है कौन सी जो पौधे की प्रजाति है उसके लिए फेमस है, तो फुमदी के लिए। यहाँ पे क्या, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, मणिपुर में मिलता है। ठीक है, और वहाँ पे जो संगाई हिरण है उसके प्राकृतिक आवास है। तो लोकटक झील पर स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो किस लिए फेमस है नेशनल पार्क, तो संगाई हिरण के लिए फेमस है। यह जो झील है और रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी नामित किया गया, तो इसको वेटलैंड के रूप में भी नामित किया गया। ठीक है, रामसर कन्वेंशन आपको पता होगा 1971 में जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, तो उसी के तहत इसको क्या है कि वेटलैंड का दर्जा भी दिया जा चुका है रामसर कन्वेंशन के तहत। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा इसमें।
नेक्स्ट जो है पक्षी या प्रजाति जो हमारी है वो इस फौना की कौन सी है, ये इंडियन स्कीमर। तो इसको देख लेते हैं, नाम में लिखा है इंडियन स्कीमर, ठीक। आईयूसीएन की कौन सी कैटेगरी में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, लुप्त प्राय, मतलब लुप्त प्राय कैटेगरी में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, ठीक है। और साइट्स में सूचीबद्ध नहीं है, वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी सूचीबद्ध नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ध्यान क्या रखना, आईयूसीएन की लुप्त प्राय प्रजाति वो सूची में है, ठीक। कुछ देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये इंडियन स्कीमर इसको काकीनाडा जिले के गोदावरी तट पर देखा गया है। तो काकीनाडा जिला है वहाँ पर गोदावरी तट के पास, वहाँ पे इसको देखा गया है, किसको, इंडियन स्कीमर को। वैज्ञानिक नाम जो है इसका रेंचॉप्स अल्बिकोलिस, ठीक है। तो रेंचॉप्स अल्बिकोलिस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम, ये ध्यान में रख सकते हैं आप अगर रखना चाहें तो। साथ ही इसका भोजन करने का तरीका जो है पानी की सतह पर नीचे उड़ने और मछली के लिए स्कीमिंग के कारण इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, भोजन करने के तरीके के लिए और पानी की सतह पर नीचे उड़ने और मछली के लिए स्कीमिंग के कारण इसका पड़ा है, ठीक है। यह सतह पर रहने वाली मछलियों, छोटे क्रस्टेशियस और कीड़े के लार्वा को खाते हैं। विशेष रूप से उड़ान और परेशान होकर ये नाक से कैप और कीप नोट्स उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो उड़ते समय और परेशान होकर क्या करते हैं ये, तो नाक से कैप या कीप नोट्स उत्सर्जित करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा इंडियन स्कीमर के बारे में। जो इसके लिए खतरा है क्या है, पर्यावरण का इसका क्षरण हो रहा है। ये एक मोटा सब पे एप्लीकेबल होता है किसी भी प्रजाति के लिए, कि अगर उसको खतरे में अगर लिखना हो तो उसके पर हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन एक प्रमुख कारण है सभी का। तो पर्यावरण का क्षरण, मछली पकड़ने, परिवहन आदि जैसी गतिविधियों के कारण से इसका पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, इसलिए ये इसके लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट जो है देखते हैं मालाबार ट्री टॉड, ठीक है। मालाबार ट्री टॉड ये कौन सी कैटेगरी में आईयूसीएन की, तो लुप्त प्राय में है, ठीक है। और साइट्स में सूचीबद्ध नहीं है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी सूचीबद्ध नहीं होगा। न्यूज़ में क्यों, हाल ही में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा मालाबार ट्री टॉड जो है उसको शामिल करते हुए एक अद्यतित भारतीय उभयचरों की चेकलिस्ट जारी की गई 2023 में, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो मालाबार ट्री टॉड को शामिल करके अपडेट करके एक लिस्ट जारी की गई है भारतीय उभयचरों की चेकलिस्ट, किसके द्वारा, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, इसलिए न्यूज़ में है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है मालाबार ट्री टॉड है ये कहाँ पे पाया जाता है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान और महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो कहाँ, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान और महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में। खतरे इसके लिए क्या है, तो आवास क्षति, क्लाइमेट चेंज, ये क्या लिख रखा है यार इन लोग ने, इसको देख लीजिएगा। बाकी कवक से इसको क्या है खतरे हैं हो रखे हैं। इसमें क्या है, जो मादाएं होती हैं वो नर से बड़ी होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मादाएं जो इसमें होती हैं मालाबार ट्री टॉड में वो नर से बड़ी होती हैं। कुछ जानकारी ले लेते हैं जो एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में दिया हुआ है, तो उसके बारे में। जो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो गोवा में, ठीक है। गोवा के सांगुएम तालुक में स्थित है। तो कहाँ पे, सांगुएम तालुक है गोवा का, वहाँ पे मोलेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 1969 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इसका नाम बदलकर भगवान महावीर अभ्यारण्य रख दिया गया। तब से इस राष्ट्रीय उद्यान को भगवान महावीर अभ्यारण्य या और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहा जाने लगा है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। कहाँ पे पाया जाता है, गोवा में पाया जाता है। इसका अन्य नाम मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसके बारे में। तो ये भी गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका नाम जो है महादेई नदी वहाँ पे पाई जाती है, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है इस वन्यजीव अभ्यारण्य का। इसमें क्या है, बार्किंग हिरण पाए जाते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य में, सांबर हिरण, भारतीय पेंगोलिन, स्लेंडर लोरिस आदि शामिल है। तो ये सब चीज़ें पाई जाती हैं वन्यजीव अभ्यारण्य में आके। मोटी मोटी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये गोवा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरेशियन ऊदबिलाव। तो यूरेशियन ऊदबिलाव के बारे में देख लेते हैं। आईयूसीएन की स्थिति क्या है, नियर थ्रेटेंड में है, संकटापन्न में है, ठीक है। और साइट्स की परिशिष्ट 1 में है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में है। तो ये ध्यान में रखिएगा, साइट्स की नियर थ्रेटेंड में है, आईयूसीएन की नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है रेड लिस्ट में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में। अगर आपको इन सूचियों के बारे में ना पता हो, जो आईयूसीएन की लिस्ट आती है, इनको हम अलग से कवर कराएंगे अच्छे से, ठीक है। अभी जो लेक्चर ले रहे हैं इसमें देख सकते हैं आप, वैसे बता दूं केवल इसको 3 कैटेगरी में और इसकी अलग अलग सूचियाँ होती हैं, उसको उस हिसाब से देख लेंगे इसको, ठीक। रेड लिस्ट पे एक अलग से छोटा सा लेक्चर ले लेंगे, वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट हो गई, साइट्स की कितनी सूची होती है, वन्यजीव अभ्यारण्य जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है इसकी जो 5 सूची होती है, नया अपडेट होने के बाद 5 हो गई। इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है।
बाकी सभी देख लेते हैं क्या यूरेशियन उद्बिलाव के बारे में। IUCN किसकी रेड लिस्ट में, संकटापन्न में है, साइट्स में परिशिष्ट 1 में है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो उसकी अनुसूची 2 में। न्यूज़ में क्यों, यह एक अर्धजलीय मांसाहारी स्तनपायी है जो कि नीरू नदी के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो नीरू नदी पाई जाती है, चिनाब की एक सहायक नदी है नीरू नदी, ठीक है, उसमें ये पाए जाते हैं उसके कुछ हिस्सों में, और ये अर्धजलीय मांसाहारी स्तनपायी होते हैं, ठीक है, ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नीरू नदी में पाए जाते हैं। नीरू नदी किसकी सहायक नदी है, तो चिनाब नदी की सहायक नदी है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ चीज़ें दे रखी हैं। इसका जो प्राकृतिक आवास है वो कहाँ है, वेस्टर्न घाट और हिमालय। ये छोटे झुंडों में रहते हैं तथा अधिकतर रात्रिचर होते हैं। तो ये इनका प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे इनका, वेस्टर्न घाट हो गया हमारा, और हिमालय का रीजन जो हो गया, मतलब पहाड़ी इलाकों में और पठार में पाए जाते हैं। ये छोटे झुंडों में रहते हैं और अधिकतर कहाँ रात्रिचर होते हैं। आहार में कई छोटे जीव, मुख्य रूप से केकड़े और छोटी मछलियाँ ये खाते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है क्या, तो आहार में छोटे जीव खाते हैं और मुख्य रूप से केकड़े और मछलियाँ ज़्यादातर ये खाते हैं। आगे दे इनकी जो, इसे एक प्रमुख प्रजाति और उच्च गुणवत्ता वाले जलीय आवासों का संकेतक माना जाता है। मतलब जल की गुणवत्ता वहाँ पे अच्छी होगी, वहीं पे पाए जाएंगे, तो इसका संकेतक माना जाता है इसको, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। पहली चीज़, पाए कहाँ जाते हैं, तो पश्चिमी घाट और हिमालय के क्षेत्र में, IUCN की रेड लिस्ट में, संकटापन्न में है, नियर थ्रेटेंड में है, ठीक है। और ये अधिकतर रात्रिचर होते हैं, आहार में केकड़े और छोटी मछलियाँ खाते हैं ज़्यादातर। बाकी ये स्वच्छ जल या उच्च गुणवत्ता वाले जल के लिए जलीय आवासों के संकेतक माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्या, स्मू बत्तख। तो इसके बारे में देख लेते हैं स्मू बत्तख के बारे में। IUCN की कैटेगरी क्या है इसकी सुरक्षा की स्थिति में, तो संकट मुक्त है ये। साइट्स में सूचीबद्ध नहीं है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में भी सूचीबद्ध नहीं होगा। तो पहले ध्यान क्या रखना है, ये कैटेगरी ध्यान में ना रखिएगा। कैटेगरी उनकी ध्यान में रखिएगा जो एंडेंजर्ड में हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में हो, या मतलब विलुप्त होने की कगार पे हो, तो उनकी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर कोई प्रजाति हाल ही में एक्सटिंक्ट हुई हो, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान में रखिएगा। बाकी ये संकट मुक्त हैं और नियर थ्रेटेंड है, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। तो बस देख लेते हैं इसके बारे में। इनके बारे में जो ध्यान रखना है, इनका नेचुरल हैबिटेट ध्यान में रखिएगा, क्या करते हैं, और जिस झील के आसपास पाए जाते हैं, जहाँ भी नदी के पास पाए जाते हैं, उस या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को जान लीजिएगा अतिरिक्त जानकारी में। तो स्मू बत्तख के बारे में देखते हैं। दुर्लभ बत्तख प्रजातियाँ 116 वर्षों के बाद कश्मीर की वुलर झील में देखी गई हैं। तो ये दुर्लभ बत्तख प्रजाति है स्मू बत्तख, और इसको 116 वर्षों के बाद कहाँ देखा गया, कश्मीर की वुलर झील में देखा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में, ये मध्यम आकार के बत्तख होते हैं जो यूरेशिया और यूरोप दोनों में पाए जाते हैं। मतलब यूरोप और एशिया दोनों पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। वुलर झील का जिक्र आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। वुलर झील जो है, पहली बार तो ध्यान रखिए, रामसर स्थल है एक प्रकार की है, ठीक है, रामसर साइट इसको घोषित किया हुआ है। और यह एशिया की, ध्यान में रखिएगा, यहाँ वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। कमेंट करके बताइएगा जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर की लेक है वो कौन सी है, ठीक है। यहाँ एक हरमुख पर्वत के आधार पर स्थित है, एक हरमुख पर्वत के आधार पर स्थित है वुलर झील। पर्वत के ऊपर होगी ऑब्वियसली, क्योंकि कश्मीर में है, ठीक है। यह सोपोर और बांदीपुरा के बीच बारामूला रोड के निकट स्थित है। तो कहाँ पे पड़ती है ये हमारी झील, वुलर झील, बारामूला रोड के पास स्थित है, हरमुख पर्वत के आधार पर। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है एशिया में, और ये झेलम नदी और वुलर झील के लिए पानी की प्राथमिक स्रोत है। तो झेलम नदी जो है उसका प्राथमिक स्रोत है इस झील के लिए पानी का। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन बने वुलर झील के लिए प्राथमिक स्रोत पानी का कहाँ से आता है, तो कई नदियों के नाम भी दे सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये पूछ सकता है वुलर झील सबको पता होगा कश्मीर में, लेकिन कौन सी रोड के पास स्थित है, या एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर हाल ही में जिस झील के पास ये स्मू बत्तख देखा गया वो कौन सी झील है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मैंग्रोव पिट्टा बर्ड, इसको देख लेते हैं। मैंग्रोव पिट्टा बर्ड क्या है, खतरे के निकट है, नियर थ्रेटेंड है, तो ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। इसको सूचीबद्ध नहीं है, और इसमें भी सूचीबद्ध नहीं है, ना साइट्स में ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। इसके बारे में देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों, इसको क्या, पहली जनगणना इसकी उड़ीसा में की गई है, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो मैंग्रोव पिट्टा जो बर्ड है इसकी पहली जनगणना की गई है कहाँ पे, तो उड़ीसा में, तो इसलिए ये क्या है, न्यूज़ में है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये उड़ीसा के भीतरकनिका और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में पाए जाते हैं। ये काले मुख, हरे और काले पंख, पीले पेट वाला एक चमकीले रंग का पक्षी होता है। जनगणना
एक बिंदु गणना पद्धति का उपयोग करके आयोजित की गई थी, जहां पक्षियों की गिनती के लिए प्रत्यक्ष दृश्य और चहचहाट की आवाज़ का उपयोग करके इनकी गणना की गई है। तो अगर आपसे पूछे इनकी गणना किस प्रकार से की गई, तो इनकी चहचहाट का उपयोग करके और साथ ही जो सामने से देखने मतलब प्रत्यक्ष दृश्य के बाद इनको गणना की गई है इन पद्धति का उपयोग करके। और पद्धति का नाम बिंदु गणना पद्धति यूज कर ध्यान में रखिएगा। मैंग्रोव वन के स्वास्थ्य का जैव सूचक है ये। अगर मैंग्रोव वन में के क्या एक इंडिकेटर है, बायो इंडिकेटर है, कौन सा? मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जो है वो मैंग्रोव वनों के लिए एक स्वास्थ्य का जैव सूचक है या बायो इंडिकेटर है। यहाँ क्रस्टेशियस कीड़े और मोलस्क को भोजन के रूप में लेता है। तो ध्यान में रखिए, क्रस्टेशियंस कीड़े और मोलस्क को भोजन के रूप में लेता है। या भारत में यह मैंग्रोव पैच सुंदरबन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और आंध्र प्रदेश कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा के भीतरकनिका और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है भारत में। ठीक है, इतनी चीज़ें अच्छे से इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चित्तीदार तालाब कछुआ। तो तालाब कछुआ चित्तीदार ये लुप्त प्राय है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चित्तीदार तालाब कछुआ ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको, मतलब ध्यान में रखिएगा क्योंकि कैटेगरी इसकी क्या है? लुप्त प्राय है। संदर्भ इसका क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मीठे पानी के चित्तीदार तालाब कछुए को पकड़ने और उसको खाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं मीठे पानी के चित्तीदार तालाब कछुए होते हैं। इसके संदर्भ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसको पका खाने के लिए। इनके बारे में जान लेते हैं। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे ब्लैक पॉन्ड टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड टर्टल या हैमिल्टन टेरापिन। तो ये अलग अलग नाम है इसके दे रखे हैं, तो इन नामों से भी इसको पुकारा जाता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इनका वितरण जो है भारत में यह प्रजाति उत्तर और उत्तर पूर्वी तथा मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसा भी हमने पढ़ा कि ये उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, चित्तीदार का तालाब कछुए का वैज्ञानिक नाम कितने लोगों का ध्यान रखेंगे, इसको छोड़िए। इसका क्या है? उसके काले सिर, पैर और पूंछ पर पीले या सफ़ेद धब्बों के कारण इसका नाम क्या रखा गया? जियोक्लेमिस हैमिल्टन। ये लैंटिक बहते हुए जल निकायों में पाए जाते हैं और मीठे जल के कछुए हैं। ध्यान रखिएगा, बहते हुए जल निकायों में पाए जाते हैं ये। ध्यान मतलब रखिएगा, मैं इसलिए बोलता हूँ, इसको 1-2 बार और पढ़ेंगे तो अपने आप ही दिमाग में बढ़ जाएगा। मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं ये, घोंगे और कीट लार्वा आदि का भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, मांसाहारी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। मीठे पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, बहते हुए जल निकायों में। पाए कहाँ जाते हैं? तो उत्तर में, उत्तर पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में। मादाएं जो होती नर की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती हैं। तो अभी एक और मैंने ऊपर पढ़ के आए हम लोग, क्या उसमें भी देखा था जो मादाएं नर की अपेक्षा बड़ी थी, कौन था उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चित्तीदार तालाब कछुआ सांध्यकालीन होते हैं और ऐसी प्रजातियां जो होती हैं गोधूली के समय सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। तो ये कोई ज़रूरत नहीं ध्यान में रखनी है कि ज्योग्राफी के टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लोग गोधली। ये कभी ज्योग्राफी की लेक्चर लेंगे जब मून का, तब देखेंगे इसको। नेक्स्ट है क्या? मगरमच्छ गारफिश। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है इसको, IUCN का स्टेटस किसी में भी नहीं है, तो इसको देख लेते हैं इसके बारे में न्यूज़ में क्यों है। तो कश्मीर की डल झील में एक गैर देसी मगरमच्छ गारफिश पाई गई। ठीक है, कहाँ पे? कश्मीर की डल झील में। तो डल झील के बारे में जानेंगे और देख लेंगे मगरमच्छ गारफिश क्या होता है। ये जो होता है यह एक रे फिंड यूरी हेलिन मछली है। तो कैसी? एक रे फिंड यूरी हेलिन मछली है सॉरी, और गार परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। कहाँ कहाँ? तो उत्तरी और मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में भी ये पाए जाते हैं। तो ये देखे कहाँ गए? पहली बात तो कश्मीर में डल झील में देखे गए, उसके अलावा ये उत्तर और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में भी पाए जाते हैं। विशेषता यह है कि इनकी यह एक शिकारी मछली है और ये मांसाहारी होने के कारण यह देसी प्रजाति के लिए खतरा पैदा कर देती है। तो ठीक है, तो इतनी चीज़ें इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। अगर थोड़ी मोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है तो देखा कहाँ पे गया? तो डल झील में देखा गया, और उसके अलावा उत्तरी और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में पाई जाती है। ये एक प्रकार की इन्वेजिव स्पीसीज है, आक्रामक प्रजाति है, देसी प्रजातियों के लिए खतरा पैदा कर देती है, मांसाहारी भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयी भूरा बालू। तो साइट्स की अनुसूची या परिशिष्ट 1 में है और वही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में है। IUCN का स्टेटस इसका नहीं है कोई फिलहाल। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर वन्यजीव विभाग द्वारा हंदवाड़ा
में एक हिमालयी भूरे भालू को पकड़ा गया है। तो कहाँ पे, हंदवारा में, जम्मू कश्मीर में वन्य जीव विभाग द्वारा एक हिमालयी भूरे भालू को पकड़ा गया, इसलिए न्यूज़ में आया। इसके बारे में जान लेते हैं। यह हिमालय के ऊंचे इलाकों में पाई जाने वाली सबसे बड़े मांसाहारियों में से एक है। तो सबसे बड़े मांसाहारियों में से एक जो हिमालय के ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं, या 2 से 2,500 मीटर तक की ऊंचाई में निवास करते हैं, मुख्यतः वृक्ष रेखा के ऊपर। ठीक है, करीबन 2,500 मीटर तक के ऊंचाई पर निवास कर सकते हैं ये ऐसे वृक्षी भालू हैं जो अधिकतम स्थलीय होते हैं, स्थल पर निवास करते हैं। ये रात्रिचर होते हैं। ये अपने भोजन के रूप में कीड़े खाते हैं, छोटे क्रिस्टेशियंस खाते हैं, अल्पाइन बल्ब्स, पौधे की जड़ें, घरेलू बकरियां, भेड़, वोल्ट इत्यादि का उपयोग करते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो भेड़ बकरी ये सारी चीज़ों को खा जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, रात्रिचर होते हैं, 2 से 2,500 मीटर की ऊंचाई तक का निवास करते हैं। ये बड़े मांसाहारी होते हैं, ऊंचे इलाकों में पाए जाने वाले। भूरा भालू अक्टूबर के आसपास क्या करता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, शीत निद्रा में, और अप्रैल मई के आसपास उभर आता है। तो अप्रैल मई के आसपास ये देखने को मिलते हैं और हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कब, तो ध्यान में रखिएगा, अक्टूबर के आसपास। तो यहाँ पे हाइबरनेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइबरनेशन क्या होता है कि ये एक तरह की प्रक्रिया है जो क्या करते हैं, शरीर की ऊर्जा की खपत कम हो, शरीर जो है ऊर्जा की खपत कम कर रहे हैं, इस दौरान इसको हाइबरनेशन में जाते हैं ये लोग। इससे क्या होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बॉडी की, और साथ ही सांस भी धीमी हो जाती है, कई सारी चीज़ें धीमे कर लेते हैं जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है, और क्या होता है, लंबे समय तक जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करके रखते हैं ये लोग। ये कई जानवरों में भी होता है हाइबरनेशन, बियर में होता है, साथ ही स्नेक में भी होता है, और कई भी और भी वो हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं अपनी ऊर्जा बचाने के लिए। तो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव ये है हाइबरनेशन का कि अपनी ऊर्जा बचाने के लिए या संरक्षित करने के लिए हाइबरनेशन में जाते हैं। आगे देखते हैं, मुख्यतः कहाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भूरा भालू कहाँ कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में। नेक्स्ट है समुद्री तितली। तो इसके बारे में देख लेते हैं। समुद्र में अम्लीकरण के कारण समुद्री तितलियों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। मुख्य विशेषताएं क्या है इनकी। समुद्री तितली जो है पानी में तैरने के लिए मांसल पैरों को फ्लैपर के रूप में उपयोग करती हैं। ठीक है, तो समुद्री तितली जो होती हैं वो क्या यूज करती हैं, जो उनके मांसल पैर होते हैं उसको किस रूप में, फ्लैपर के रूप में उपयोग करती हैं, जिनसे उन्हें क्या, सी बटरफ्लाई भी कहा जाता है। ये उभयलिंगी होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। शरीर पर एक कैल्सीफाइड पारदर्शी खोल होता है जो उन्हें समुद्र की अम्लता के अनुकूल होने में मदद करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। न्यूज़ में था क्योंकि अम्लीकरण हो रहा है समुद्र का, तो इन पे खतरा उत्पन्न हो रहा है। ये समुद्र में तैरती किस हिसाब से, तो इनके जो मांसल पैर होते हैं उसका फ्लैपर के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें सी बटरफ्लाई कहते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं और नरमादा में दोनों में प्रजनन अंग होते हैं। इनके पास कैल्सीफाइड एक पारदर्शी खोल होता है जो उन्हें क्या करता है, अम्लता के अनुकूल होने में मदद करता है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है पिग्मी हॉग। गंभीर रूप से लुप्त प्राय है ये पिग्मी हॉग, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। IUCN की स्टेटस क्या है, तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय कैटेगरी में। साइट्स की परिशिष्ट वन में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, जो उसमें भी परिशिष्ट वन में ही होगा। इसके बारे में जानना है क्या है, यह पिग्मी हॉग जो है दुनिया में जंगली सुअर की सबसे छोटी और दुर्लभ प्रजाति है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे दुर्लभ प्रजाति और सबसे छोटी प्रजाति है जंगली सुअरों की। यह हिमालय की तलहटी में जलोढ़ घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ये अपना घर खुद बनाते हैं और यह सबसे अधिक आबादी इनकी कहाँ, असम के मानस टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। तो सबसे अधिक आबादी इनकी कहाँ है, असम के मानस टाइगर रिजर्व में है। इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ढोल, इसको ध्यान में रखिएगा। पिग्मी हॉग कोई जंगली सुअर जो उसकी सबसे छोटी प्रजाति है, हिमालय के तलहटी में पाई जाती है, जलोढ़ घास के मैदानों में पाए जाते हैं, घर खुद बनाते हैं, मानस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक इनकी आबादी है। और IUCN की कैटेगरी गंभीर रूप से लुप्त प्राय ढोल है। इसको देख लेते हैं, ये लुप्त प्राय है तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में होगा। परिशिष्ट साइट्स की दूसरी में हो, वन्यजीव संरक्षण नियम के अनुसूची 2 में भी है ये भी। ठीक है, इसके देख लेते हैं। ढोले लगभग 3 दशकों के बाद उड़ीसा के सिमलीपाल में फिर से देखे गए हैं, तो इसलिए न्यूज़ में आ गए। यह कुत्ते या कैनिडे परिवार के सदस्य हैं ढोल जो हैं। ठीक है, जिसमें भेड़िया, लोमड़ी और घरेलू कुत्ते शामिल होते हैं, उसी परिवार के सदस्य हैं, कैनिडे परिवार के। या कुछ संरक्षित क्षेत्रों में ये बाघों, तेंदुओं के साथ निवास स्थान साझा करते हैं। ये बेहतर संचारक होते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए तेज सीटी का उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें सीटी बजाने वाला कुत्ता के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक प्रसार बहुत बड़ा है तो ध्यान में न रखिएगा ज़्यादा, लेकिन भारत में देख लीजिएगा, पश्चिमी और पूर्वी घाट में और मध्य भारतीय परिदृश्य तथा उत्तर पूर्व भारत में। तो ये लगभग
हर जगह पाए जाते हैं, जो है हमारे ढोल है, ठीक है। और इनके बारे में क्या दे रखा है, तो बस इतना ही इनके बारे में दे रखा है, ध्यान में रखिएगा। इनका प्रसार वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में भी, उत्तर पूर्व भारत में भी और मध्य भारतीय प्रदेश में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कुत्ते या कैनिडा परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। और ये बेहतर संचारक होते हैं, इनको सीटी बजाने वाले कुत्ते के उपनाम से भी जाना जाता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है आईयूसीएन की। नेक्स्ट है ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर या घोल, तो इसको देख लेते हैं ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर या घोल के बारे में। तो इसकी देख लेते हैं आईयूसीएन स्थिति क्या है, नियर थ्रेटेंड है, निकट संकटापन्न है, तो एनटी से इसको डिनोट करते हैं नियर थ्रेटेंड को या निकट संकटापन्न को। संदर्भ क्या है इसका, क्योंकि गुजरात सरकार द्वारा ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर या घोल को राज्य मछली का दर्जा दिया गया, इसलिए क्या है न्यूज़ में है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि सरकार ने किसी चीज़ को क्या राज्य मछली का दर्जा दिया हुआ है। भारत में यहाँ कहाँ, गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ भारत में पाए जाते हैं ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर या घोल, जिसको मछली कहते हैं, गुजरात में, तो इसको दर्जा ही दिया गया राज्य मछली का। साथ ही उसके साथ साथ महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सुनहरे भूरे रंग की मछली होती है, ठीक है। यह कीचड़ भरे समुद्र तल के तटीय जल में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे, कीचड़ भरे समुद्री तल के तटीय जल में पाई जाती है। यह ज्वारीय नदियों तथा मुहाने पर आने वाले क्रस्टेशियस व छोटी मछलियों को खाते हैं। मछली को कई देशों में स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। साथ ही इसका यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों में निर्यात भी किया जाता है, तो इसका निर्यात भी होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ये छोटी मछलियाँ खाती हैं, क्रस्टेशियस खाते हैं, इनका रंग होता है गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, और इसको क्रॉकर या घोल मछली के नाम से जाना जाता है। गुजरात में तो इसको राज्य मछली का दर्जा किया है। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नामदफा उड़न गिलहरी गंभीर रूप से लुप्त प्राय, तो सीआर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 2 में है, तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। गंभीर रूप से लुप्त प्राय है नामदफा उड़न गिलहरी जो है। अरुणाचल प्रदेश में फिर से देखी गई है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, ठीक है, वहाँ से उसको ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में फिर से देखी गई है, इससे पहले या 1981 में देखी गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नामदफा उड़न गिलहरी किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1981 में लास्ट टाइम देखी गई थी। उसके बाद वो कहाँ पे देखी गई, अरुणाचल प्रदेश में देखी गई 42 वर्ष के बाद। यह वृक्ष पर वास करने वाली रात्रि के समय उड़ने वाली गिलहरी है। यह अरुणाचल में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के भीतर भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शाकाहारी गिलहरी है, मुख्य रूप से फल और मेवे खाती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। रात्रि के समय उड़ने वाली गिलहरी है, जो भारत और म्यांमार का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ का चांगलांग जिला, वहाँ पे पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 2 में है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय में आती है, शाकाहारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्लभ समुद्री पक्षी, इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में बर्डर्स नेटवर्क ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में के तट पर दुर्लभ जो है पेल्जिक पक्षियों की पहचान की। तो दुर्लभ पेल्जिक पक्षियों की पहचान की किसने, तो बर्ड्स नेटवर्क ने, जो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के तट पर पहचान की गई इनकी। पेल्जिक पक्षियाँ क्या होते हैं, तो पेल्जिक पक्षी जो होते हैं वो पंख असाधारण रूप से लंबे और पतले होते हैं इनके, जो उन्हें बिना आराम किए लंबे समय तक आसानी से उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए अल्बाट्रॉस, फ्रिगेट बर्ड, फुल मार्स, पेट्रेल, शेयर वाटर्स, ये सब क्या है, एक प्रकार के पेल्जिक पक्षियों के अंतर्गत आते हैं। कई पेल्जिक पक्षियों में विशेष नमक ग्रंथियां होती हैं और यह उन्हें समुद्री पानी पीने, समुद्री शिकार के साथ गलती से खाए गए अतिरिक्त नमक को त्यागने में मदद करती हैं। क्लेटोपैरासिटिज्म नामक तकनीक का उपयोग करके जिनमें छोटी प्रजातियों को शिकार बनाते हैं। तो इसका क्लेटोपैरासिटिज्म के नाम की एक तकनीक है इनके पास, जिससे छोटी प्रजातियों को शिकार बनाते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। बस इतना पूछ लिया आपसे, पेल्जिक पक्षी कौन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा पंख लंबे होते हैं और हल्के होते हैं, पतले होते हैं, जिससे क्या है बिना आराम किए अधिक दूरी तक के उड़ने में इनको मदद मिलती है। बाकी इन पे और भी चीज़ें दे रखी हैं, इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा। साइबेरिया बाघ देख लेते हैं। साइबेरियाई बाघ आईयूसीएन की इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है, लुप्त प्राय और साइट्स की परिशिष्ट वन में। 2 साइबेरियाई बाघ लारा और अकामास साइप्रस से दार्जिलिंग के पद्म नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में लाया गया इनको, ठीक है। तो साइप्रस से दार्जिलिंग का कौन सा, पद्म नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में इनको लाया गया है 2 साइबेरियाई बाघ को, इसलिए ये न्यूज़ में है। इनके बारे में देख लेते हैं। तो
इन्हें अमूर बाघ के नाम से भी जाना जाता है। ये सुदूर पूर्वी रूस के साथ साथ उत्तर पूर्वी चीन के ठंडी जलवायु वाले जंगलों में निवास करते हैं। तो कहाँ पे? उत्तर पूर्वी रूस में और उत्तर पूर्वी चीन में उनकी ठंडी जलवायु वाले जो जंगल है वहाँ पे निवास करते हैं। मुख्य शिकार क्या है? एल्क है, सुअर इनको मार के खाते हैं। साथ ही ये भालू और खरगोश तथा मछली जैसे छोटे जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। साइबेरिया बाघों में गर्भधारण कितना 3.5 महीने का होता है। मादा जो बाघ होती है प्रत्येक दो वर्ष में एक बार किसी भी समय बच्चे को जन्म देती है। तो 2 वर्ष में एक बार बच्चे को जन्म देती हैं ये। 3 से 3.5 महीने की अवधि का गर्भधारण होता है। अमूर बाघ का बाहरी आवरण अन्य बाघ उप प्रजातियों की तुलना में हल्का नारंगी होता है और सर्दियों में और भी अधिक हो जाता है। ये पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए बाघों को रूसी सीमा से सटे चीन में तस्करी कर लाया जाता है। तो चिकित्सा के उपयोग के लिए भी इनका उपयोग होता है, तो इसलिए इनको क्या तस्करी करके लाया जाता है। अवैध शिकार से इनको खतरा भी है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है समुद्री शेर। इसके बारे में क्या देखना है? तो ये ओटारिडे परिवार के पिनिपेट्स नामक समूह से संबंधित है। जैसा एक समुद्री स्तनपायी है जो अर्धजलीय जीवन शैली के लिए जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। समुद्री शेर की 6 उप प्रजातियाँ हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई है, कैलिफोर्नियाई है, गैलापागोस है, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इसकी 6 प्रजातियाँ ऑस्ट्रेलिया के आसपास पाई जाती है, कैलिफोर्निया में है, गैलापागोस आइलैंड है जो यूएस के पास पड़ता है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और ये वयस्क नर जो होते हैं कि गर्दन के चारों ओर घने बाल होते हैं सी लॉयन के। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। सिकार्डा प्रजाति, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? यह एक कीट की प्रजाति है, सिकार्डा प्रजाति, जिसे मलयालम में क्या है? चिविंदू कहते हैं। ठीक है, चिविदू कहते हैं। सिकार्डा के बारे में, हेमिप्टेरन कीड़े, इससे 3000 से अधिक सिकार्डा प्रजातियां शामिल हैं तथा उनकी उच्चतम विविधता भारत पड़ोसी बांग्लादेश में देखी जा सकती है। ये मिट्टी और वनस्पति स्वास्थ्य के संकेतक होते हैं। तो बेसिकली ये पूछ सकता है सिकार्डा प्रजातियों के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे दे देगा। लोक दवाओं में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में धार्मिक और मौद्रिक प्रतीकों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। यह मृत शरीर के पोषक तत्व स्रोत के रूप में नाइट्रोजन निर्मुक्त होता है और पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी तत्व होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो होती है, मृत शरीर हो जाता है उसके बाद जो नाइट्रोजन निकालते हैं उससे मुक्त करते हैं, वो कौन करते हैं? यही करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा बस इसमें। नेक्स्ट है भारतीय फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़। तो कम चिंताजनक कैटेगरी में, तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हाल ही में महत्वपूर्ण चमगादड़ प्रजातियों पर किए गए शोध पर इस बात की पुष्टि हो गई कि इन प्रजातियों के संरक्षण की आवश्यकता है। अच्छा, इसलिए न्यूज में आ गए। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ के बारे में क्या ध्यान रखना है? ग्रेट इंडियन फ्रूट चमगादड़ भी इनको कहा जाता है। इन चमगादड़ों की प्रजातियों को निपाह वायरस के वाहक के रूप में पहचाना गया था। तो निपाह वायरस बीच में चला था, खूब देखा होगा आपने, तो उसी के वाहक के रूप में इनको जाना जाता है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को। यह विश्व के सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक है जो भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी मेगाबैट्स की प्रजाति में सबसे संबंधित है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा फ्लाइंग फॉक्स के बारे में। ग्रेट इंडियन फ्रूट चमगादड़ भी कहा जाता है। निपाह वायरस के वाहक के रूप में इनको जाना गया था, पहचाना गया था। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के मेगा जो बैट्स हैं उनकी प्रजातियों से संबंधित हैं और सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक होते हैं ये। तो ये लेक्चर हमारा कुछ चीज़ें और दे रखी हैं अभी इसमें, हाँ, कि चमगादड़ों के बारे में इक्वल इक्वेशन का उपयोग करने के बजाय क्या करते हैं फ्लाइंग फॉक्स? दृष्टि और गंध की अच्छी तरह से विकसित इंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं। बाकी चमगादड़ इक्वल इक्वेशन का उपयोग करते हैं, वही ये जो है अपनी आंखों से और गंध की अच्छी तरह से विकसित इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं? आसपास के वातावरण को समझने में प्रयास करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई कमी रह जाती है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।